यदि वेल्थ क्रिएटर नहीं होगा तो सैनिक भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, और यदि सुरक्षा करने वाले सैनिक नहीं होंगे तो वेल्थ क्रिएटर भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। 7 दिसंबर 2023 को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, और इससे पहले हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने देशवासियों और CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन से ये अपील की है कि आप आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में डोनेशन करें, कंट्रीब्यूट करें और वॉलंटरली करें, ताकि सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके डिपेंडेंट्स के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड के जरिए चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके। आइए हम रक्षा मंत्री जी की पूरी बात सुने। उससे पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब शुरू हुआ। 1949 7 December is observed as the Armed Forces Flag Day throughout the country to honor the martyrs and the men in uniform who valiantly fought on our borders to safeguard the country's honor। 7 दिसंबर 1949 से लेकर अब तक 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के तौर पे मनाया जाता है, और ये उन वीरों के सम्मान में जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, और उन जवानों के सम्मान में जो आज भी बॉर्डर पे खड़े होके हमारे देश की और हमारे देश के लोगों की सुरक्षा करते हैं, उनके सम्मान में आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है। अब आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के नाम पर एक फंड है जिसको केंद्रीय सैनिक बोर्ड मेंटेन करता है, और उसके जरिए कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं। देखिए, आज की तारीख में आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड के जरिए एक्स सर्विसमैन के लिए कुल मिलाकर 10 योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें से 7 योजनाएं रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड के नाम पर और 3 योजनाएं नॉन रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड के नाम पर चलाई जा रही है। तो रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड के जरिए जो स्कीम्स है वो इस प्रकार है। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर नॉन पेंशनर्स एक्स सर्विसमैन इन पेनवरी अप टू द रैंक ऑफ हवलदार ऑब्लिक इक्विवेलेंट अबोव 65 ईयर्स ऑफ एज और हिज विडो, यानी गरीबी रेखा में गुजर बसर करने वाले एक्स सर्विसमैन या फिर उनकी विडो को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। दूसरी स्कीम है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑब्लिक विडो ऑब्लिक डिपेंडेंट ऑर्फेन ऑफ एक्स सर्विसमैन अप टू द रैंक ऑफ हवलदार ऑब्लिक इक्विवेलेंट। आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड से जिसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कहते हैं, वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ना होके फाइनेंशियल असिस्टेंस है, जो कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड के जरिए दिया जाता है। और इस आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में जो पैसा आता है वो लोगों के और बिजनेसमैन के और बड़े बड़े जो हस्तियां हैं उनके कंट्रीब्यूशन से आता है, और उसमें आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तीसरी स्कीम चलाई जाती है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 100% डिसेबल्ड चाइल्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन अप टू द रैंक ऑफ जेसीओज ऑब्लिक इक्विवेलेंट। अगली स्कीम है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मैरिज ऑफ डॉटर्स अप टू 2 डॉटर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड री मैरिज ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन अप टू द रैंक ऑफ हवलदार ऑब्लिक इक्विवेलेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नॉन पेंशनर्स एक्स सर्विसमैन ऑब्लिक विडोज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू द रैंक ऑफ हवलदार ऑब्लिक इक्विवेलेंट। अगली स्कीम है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन सभी रैंक के लिए फॉर सन एज्ड बिलो 21 ईयर्स एंड अनमेरिड डॉटर्स। अगली स्कीम है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन अप टू द रैंक ऑफ हवलदार ऑब्लिक इक्विवेलेंट। अब बात करेंगे 3 स्कीम ऐसी है जो नॉन रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर स्कीम के तहत चलाई जाती है। पहली है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस डिजीजेज टू नॉन पेंशनर एक्स सर्विसमैन ऑब्लिक विडोज। दूसरी स्कीम है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मोबिलिटी इक्विपमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन डिसेबल्ड आफ्टर सर्विस विथ डिसेबिलिटी ऑफ 50% और मोर। और जो फाइनल स्कीम है वो है फाइनेंशियल असिस्टेंस एज रीइंबर्समेंट ऑफ 50% इंटरेस्ट ऑन होम लोन अप टू मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफ ₹1,00,000
to war widows oblique war bereaved oblique war disabled and attributable peace time casualties सभी रैंक के लिए। तो इस प्रकार 10 स्कीम्स आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड के जरिए चलाई जाती है और इसमें कंट्रीब्यूशन आना भी जरूरी है ताकि ये स्कीम ऐसे ही चलती रहे। अब इसके लिए रक्षा मंत्री जी ने कितनी अच्छी बात कही है और कितने साफ शब्दों में कही है कि हम ब्रिटिश आर्मी को नहीं चाहते थे और ब्रिटिश आर्मी हमें नहीं चाहती थी। इसलिए आप इस बात को एंड तक सुने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में कंट्रीब्यूट कर सके वॉलंटरली आगे आके। तो इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस भव्य समारोह को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आज रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस CSR कॉन्क्लेव में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मुझे बताया गया है कि हमारे वेटरन्स और उनके आश्रितों के वेलफेयर के लिए आप सभी बड़ी उदारता के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। और बताया ही नहीं गया है बल्कि सच्चाई से मैं अच्छी तरह अवगत हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी इसी प्रकार से आपका योगदान और अधिक बढ़ चढ़कर मिलता ही रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। आप सभी के सहयोग के लिए मैं अपनी तरफ से आप सबके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं और साथ ही मैं पुनः आप सबकी इस कंट्रीब्यूशन के लिए, इस योगदान के लिए और इस इच्छा शक्ति के लिए आप सबकी मैं प्रशंसा भी करता हूं। आप जानते हैं अच्छी तरह कि किसी भी राष्ट्र के विकास में वहां के बिजनेसमैन और इंटरप्रेन्योर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये वे लोग होते हैं जो अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं आप लोगों से अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से बराबर मिलता रहता हूं, कभी फिक्की, कभी एसोचैम, मैंने डिफरेंट इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हैं और जब मैं मिलता हूं तो बहुत सारी इकॉनमी से संबंधित विषयों पर आपके साथ चर्चा भी होती रहती है और साथ ही हम इस राष्ट्र को कैसे एक साथ मिलकर आगे बढ़ा सकें तथा कैसे सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर काम कर सकें, इन सब सारी बातों पर भी हम चर्चा करते ही हैं। और हमारी इन बातों की चर्चा के अतिरिक्त हम कैसे डिफेंस प्रोडक्शन में आप लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, इस पर भी समय समय पर आप लोगों से बातचीत होती रहती है और ऐसे अलग अलग मीटिंग्स के माध्यम से हम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं। लेकिन आज की यह जो गैदरिंग है वह अपने आप में मैं मानता हूं कि एक विशेष महत्व रखती है। और साथियों, आज की हमारी जो मुलाकात है उसे मैं उन वीरों को समर्पित करता हूं जो हम सबकी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने से पीछे नहीं हटते, जिनके त्याग और बलिदान की वजह से ही आज हमारा यह भारत देश पूरी तरह से सुरक्षित है। और आज का यह कार्यक्रम हमारा उन वीरों को समर्पित है जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखा है। इसलिए आज जब इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं आप सबसे उन्हीं वीरों के वेलफेयर के लिए कुछ मुद्दों पर बात करना चाहूंगा। मेरे सामने बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट सेक्टर तथा इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सम्मानित लोग यहां पर बैठे हुए हैं। आप दिन रात मेहनत करते हैं, आपका इस देश की इकोनॉमी को ताकत देने में, मजबूती देने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है और हर तरह के बिजनेस रिस्क भी आप उठाने का आप साहस रखते हैं। यह सब कोई मामूली बात नहीं है। और साथियों, ऐसा नहीं होता है कि आप यदि कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं और अथवा शुरू कर रहे हैं तो वह आपको सफल ही बनाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। कई बार उसमें बहुत नुकसान भी होता है। जब आपको लाभ होता है तब पूरी दुनिया देखती है कि आपको लाभ हो रहा है। उस समय आपके वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी भी मिलती है, आपके शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड भी मिलते हैं। लेकिन जब नुकसान का समय आता है तो उस नुकसान को ज़्यादातर आप ही झेलते हैं। इस सच्चाई से भी मैं अच्छी तरह अवगत हूं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी लगाई हुई कैपिटल, आपकी लगाई हुई पूंजी भी यह वापस नहीं निकल पाती है। फिर भी यह आप सबकी मेहनत और सूझबूझ है कि आप इसमें सफलता प्राप्त करते हैं। देश की प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी वेल्थ क्रिएटर्स पर भी निर्भर होती है और आप सब भारत के प्रिंसिपल वेल्थ क्रिएटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, एंटरप्रेन्योरशिप तथा बिजनेस के माध्यम से वेल्थ क्रिएट करना बहुत बड़ी बात होती है और आप वेल्थ क्रिएशन करते हैं और वेल्थ क्रिएशन के बाद इस वेल्थ का समाज में डिस्ट्रीब्यूशन भी आप करते हैं। आप अपने वर्कर्स को सैलरी देते हैं, अपने सप्लायर्स को पेमेंट देते हैं
और अपने शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड देते हैं। और यह डिस्ट्रीब्यूशन चाहे पेमेंट, प्रॉफिट या टैक्सेस के माध्यम से होता हो या फिर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सीएसआर ग्रांट्स के माध्यम से, लेकिन इन माध्यमों में आप सभी समाज के डेवलपमेंट में अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। आप सब टैक्स के माध्यम से नेशन बिल्डिंग में सरकार की मदद करते हैं, जिसे देश जानता भी है और अच्छी तरह समझता भी है। जितने भी लीगल प्रोविजंस हैं, आप उन सबको फॉलो करते हुए वहां सरकार को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स भी देते हैं, जो देश के विकास में सरकार के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। और इसके साथ ही अब प्रश्न यह है कि जब आप अपनी लीगली मैंडेटेड टैक्स लायबिलिटीज को पूरा कर ही रहे हैं, तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता है कि मैं आपसे आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड में कंट्रीब्यूट करने की बात मैं कहूं। लेकिन आप जानते हैं किसी भी राष्ट्र की यह जिम्मेदारी होती है कि वह राष्ट्र अपनी सुरक्षा करने वाले सैनिकों के वेलफेयर का ध्यान रखे। और हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक अच्छा खासा हिस्सा इस देश की सेवा में गुजार दिया, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी यह सरकार की बनती है। और सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती भी है, क्योंकि आप जैसे उद्यमियों के द्वारा सरकार को बड़ी मात्रा में टैक्सेस भी मिलते हैं। फिर ऐसा क्या कारण है कि आप सरकार को टैक्स देने के अलावा सैनिकों के वेलफेयर के लिए अलग से भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? साथियों, वैसे तो ऊपरी तौर पर देखकर कोई कह सकता है कि सैनिकों का आपकी वेल्थ जनरेशन में कोई विजिबल रोल नहीं है, क्योंकि एक सर्विंग सोल्जर आपके यहां काम तो करता नहीं है। आप अपना वेल्थ क्रिएशन का काम कर रहे हैं और सैनिक देश की सुरक्षा का काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम देश की इकोनॉमी की गहराई में जाते हैं, तो हम ये पाते हैं कि सैनिक हो या फिर आप सभी एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमीज एडम स्मिथ का नाम आप सबने अच्छी तरह सुना ही है। उन्होंने एक बार डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में भाषण देते हुए कहा था, द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ दिस मार्केट इकोनॉमी इज डिवीजन ऑफ लेबर। यह एडम स्मिथ ने कहा था। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। साथियों, मनुष्य इस सृष्टि का एक जीव है, ठीक वैसे ही जैसे अन्य बहुत सारे जीव होते हैं। लेकिन मानव और दुनिया के बाकी तमाम जीवों में एक जो सबसे बड़ा अंतर है, वह है ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी का। मानव ने चीजों को ऑर्गेनाइज करना सिखाया। ऑर्गेनाइज कैपेसिटी का सबसे बड़ा अंतर है, और मानव ने चीजों को ऑर्गेनाइज करना सीखा, और इसके दम पर आज मनुष्य पृथ्वी से बाहर तक भी अपनी पहुंच बना रहा है। और इस ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी की जो सबसे बड़ी धुरी है, वह है डिवीजन ऑफ लेबर। साथियों, आप सभी जानते हैं कि मानव को अपने सर्वाइवल के लिए सिर्फ भोजन ही नहीं चाहिए, बल्कि भोजन के अलावा कपड़े भी चाहिए। उसे आवास चाहिए होता है, सामाजिक संबंध उसके लिए भी बहुत आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त उसे मोबाइल, लैपटॉप और अलग अलग गैजेट्स आदि भी चाहिए, पर इन सबसे ऊपर उसे अपनी सुरक्षा भी करनी होती है। और अब यहां पर एक रास्ता तो यह हो सकता है कि हर व्यक्ति अपने लिए भोजन भी पैदा करे, अपने कपड़े के लिए कपास भी स्वयं ही उगाए, अपने लिए मोबाइल और लैपटॉप का निर्माण भी वह स्वयं ही करे, और अपनी सुरक्षा के लिए तलवार भी खुद ही उठाए। जाहिर सी बात है कि आदिम समाज में ऐसा होता भी था। उस दौर में मनुष्य को अपने लिए भोजन का इंतजाम भी स्वयं ही करना पड़ता था, और अपनी सुरक्षा भी स्वयं ही करनी होती थी। उस दौर में प्रत्येक व्यक्ति खुद पर ही निर्भर रहता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समाज विकसित होता गया, व्यक्ति की इस जरूरत को समाज के अलग अलग व्यक्तियों में बांट दिया गया। जैसे यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, तो मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत यानी भोजन, यह पैदा करने का कार्य यह किसान का है। यदि कोई किसान खेती के माध्यम से अन्न पैदा करता है, तो सिर्फ अपना काम नहीं कर रहा है, बल्कि वह आपका, हमारा, सबका काम कर रहा है। कोई यदि कपास पैदा कर रहा है, तो सिर्फ अपने लिए नहीं पैदा कर रहा है, वो अपने साथ साथ हम सबके लिए कर रहा है। इंजीनियर यदि ब्रिज बना रहा है, यदि मकान बना रहा है, तो हम सबके लिए बना रहे हैं। यदि एक ही व्यक्ति को अपने लिए भोजन भी की व्यवस्था करनी पड़े, कपास भी उगाना पड़े, पुल भी बनाना पड़े, तो हर चीज हाई क्वालिटी एंड क्वांटिटी की नहीं होगी। लेकिन जब डिवीजन ऑफ लेबर होता है, तो स्पेशलाइजेशन के चलते वही चीजें निखर कर सामने आ जाती हैं। इसलिए एडम स्मिथ ने डिवीजन ऑफ लेबर को मॉडर्न मार्केट इकोनॉमी का वंडर कहा था। अब साथियों, यदि हम थोड़ा सा और गहराई में जाएं, तो हम पाएंगे कि खाने से भी ज्यादा जरूरी व्यक्ति के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होती है उसकी सुरक्षा। वह सुरक्षा चाहे खुद की हो, या फिर अपने परिवार की हो, या फिर अपने समाज की हो, या फिर अपने राष्ट्र की हो। हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने आप की और अपने परिवार की सुरक्षा करे।
लेकिन आपकी इस जिम्मेदारी को एक स्पेशलाइज्ड वर्ग उठा लेता है। इसलिए यदि कोई वर्ग सुरक्षा का कार्य कर रहा है तो सिर्फ अपना कार्य नहीं कर रहा है, वह हम सब का भी काम कर रहा है। ठीक इसी प्रकार यदि आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप उस सैनिक का भी काम कर रहे हैं। यदि वह सैनिक सुरक्षा का काम नहीं कर होता तो वह भी वेल्थ क्रिएट करता, वह भी इंटरप्रेन्योर बनता और एक दूसरे का काम बांटकर हम आपस में एक सामाजिकता की स्थापना भी करते हैं। इसलिए साथियों, जब हम बंधुत्व की बात करते हैं, भाईचारे की हम बात करते हैं, यह कोई खोखला केवल नारा नहीं होता है। यदि हम एवरीवन इज इन द सेम बोट की बात करते हैं तो यह एक बेहद ही प्रैक्टिकल स्लोगन है। यदि वेल्थ क्रिएटर नहीं होगा तो सैनिक भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, और यदि सुरक्षा करने वाले सैनिक नहीं होंगे तो वेल्थ क्रिएटर भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। साथियों, यदि हम इसे दूसरे उदाहरण से समझना चाहें तो हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि दो भाई हैं, उनमें से एक भाई फूड ग्रेन पैदा करने अनाज पैदा करता है और दूसरा भाई कपड़े बनाता है। यदि दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरा करना चाहें तो आसानी से वो कर सकते हैं। पहला भाई दूसरे भाई को फूड ग्रेन देगा और दूसरा भाई पहले भाई को कपड़े देगा। ठीक उसी प्रकार बंधुत्व के आधार पर वेल्थ क्रिएटर और सैनिक भी उन्हीं भाइयों की तरह ही काम करते हैं। यदि आप वेल्थ क्रिएट करते हैं, आपके पास पूंजी है, आपके पास प्रॉफिट है, तो आपको उस प्रॉफिट को निश्चित रूप से समाज के अन्य लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और आप शेयर करते भी हैं। और साथियों, आप जानते हैं कि सैनिक जो होता है उसके अंदर यह भाव रहता है कि वह मात्र पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है, बल्कि वह अपने परिवार के लोगों की सुरक्षा कर रहा है, वह अपने देश के लोगों की सुरक्षा कर रहा है। और यह भाव किसी भी पैसे से बहुत ऊपर हुआ करता है। वह इस देश के लोगों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए अपने प्राण न्यौछावर तभी कर पा रहा है क्योंकि वह भारत के सुदूर कोने में बैठे हुए किसी बिजनेसमैन को, किसी वेल्थ क्रिएटर को अपना वह भाई समझ रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह से आप सभी वेल्थ क्रिएटर्स उन सैनिकों को अपना भाई मानते हैं और अपने टैक्सेस देने की लायबिलिटीज से कहीं ऊपर जाकर उनके लिए आप कंट्रीब्यूशन भी करते हैं। साथियों, एक और बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा, वह है कंपल्सरी ऑब्लिगेशंस की तुलना में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का एक अलग ही महत्व हुआ करता है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब आपके दिए हुए टैक्सेस का पैसा सैनिकों तक पहुंचता है तो वह तो एक लीगल ऑब्लिगेशन की तरह होता है, क्योंकि जो धन आप कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में आपको समाज के विकास के लिए सरकार को देना या कंपल्सरी होता है। टैक्स एक प्रकार का कंपल्सरी ऑब्लिगेशन है। इसलिए टैक्स के रूप में आपके दिए हुए 100 रुपये से भी कोई सैनिक उतना जुड़ाव महसूस नहीं करेगा जितना जुड़ाव वह आपके वॉलंटरी ऑब्लिगेशन के रूप में दिए हुए 5 रुपये से करेगा। उस सैनिक को यह लगता है कि आप किसी कानूनी बाध्यता की वजह से उसके लिए कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसे अपना भाई मानते हैं, इसलिए उसके लिए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं। साथियों, यह जो अपनापन का भाव है, यह तभी आ पाता है जब हम किसी लीगल कंपल्सन से ऊपर उठकर अपनी सेनाओं के लिए काम करते हैं। मानिए कि कोई टीचर या प्रोफेसर है, वह किसी इंस्टीट्यूशन को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसके बदले में अच्छा खासा मेहनताना भी माने पारिश्रमिक भी पाता है। लेकिन सोचिए कि टीचर्स डे पर या इसी तरह के किसी और ओकेजन पर उस टीचर के कुछ स्टूडेंट उसे कोई गिफ्ट भेंट करते हैं, तो वह गिफ्ट उस टीचर के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और टीचर को कितनी प्रसन्नता होती है। गिफ्ट की मॉनेटरी वैल्यू देखें तो चाहे 50 हो, 100 हो या 200 रुपये ही क्यों न हो, पर उसकी इमोशनल वैल्यू देखें तो वह प्राइसलेस होती है, क्योंकि वह गिफ्ट किसी ऑब्लिगेशन से नहीं बल्कि दिल से दिया गया होता है। ठीक वैसे ही टैक्सेस सेनाओं से अपनापन बनाने का कोई स्थापित माध्यम नहीं है। आप यदि ब्रिटिश काल में देखें तो भारत में जो ब्रिटिश आर्मी थी, उनके सैनिकों की फंडिंग भारतीयों के द्वारा दिए गए टैक्सेस से ही होती थी। लेकिन क्या हम भारतीय ब्रिटिश आर्मी को अपना समझते थे? कतई नहीं। और क्या ब्रिटिश आर्मी हम भारतीयों को अपना समझती थी? नहीं। साथियों, इसका उत्तर है नहीं, बार बार नहीं, क्योंकि सेना और उसके नागरिकों का संबंध बेहद अनोखा होता है। एक सैनिक और एक नागरिक का संबंध सिर्फ नागरिक के द्वारा दिए हुए टैक्सेस और सैनिक के द्वारा पैसे के लिए नागरिकों को सुरक्षा करना ही नहीं होता है, बल्कि यह संबंध बेहद आत्मीय होता है। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत में तो यह भाईचारा इतना घनिष्ठ है कि यहां देश का प्रत्येक परिवार सैनिकों को अपने बेटे के समान मानता है और सैनिक भी देश के प्रत्येक परिवार को अपने परिवार के समान मानकर उसकी सुरक्षा भी करता है।
साथियों, इसलिए आप सभी यदि अपने कंपल्सन से ऊपर उठकर अपनी इच्छा से अपनी सैनिकों के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप इस आत्मीय संबंध को और मजबूत बना रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं कि आपने आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और निश्चित रूप से आपका यह योगदान हमारे सैनिकों के मनोबल को और ऊंचा करने में सहायक सिद्ध होगा। मैं आप सभी गणमान्य लोगों से यह अपील करना चाहूंगा कि आप अपने क्षेत्र के और भी सारे सम्मानित लोगों को इस मुहिम में शामिल होने, इस मुहिम में जुड़ने के लिए आप इंस्पायर करें। इस अवसर पर इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और पुनः जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना मैं निवेदन समाप्त करता हूं। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.